हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी हालत है जो अपना जो स्टमक है, मैदा, उसकी लाइनिंग परत को म्यूकोसा कहते हैं। वो म्यूकोसा में सूजन हो जाती है जिससे पेट में दर्द होता है, बदहज़मी यानी इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, मतली, नौजिया पैदा होती है। इससे दूसरे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। गैस्ट्राइटिस अचानक, एक्यूट या आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक पर आ सकते हैं। मेडिसिन्स और खाने में तब्दीली से पेट में जो तेज़ाब यानी जो एसिड है कम हो सकता है और गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स में आसानी हो सकती है। गैस्ट्राइटिस क्या है? आपके स्टमक में एक लाइनिंग है म्यूकस की जिसे म्यूकोसा कहते हैं। ये लाइनिंग आपके पेट को स्ट्रॉन्ग स्टमक एसिड से बचाता है जो डाइजेशन में मदद करती है। जब कोई चीज़ इस प्रोटेक्टिव लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती है या कमज़ोर करती है तो इस सूजन हो जाती है जिससे गैस्ट्राइटिस का सबब बनता है। हीलियोबैक्टर पाइलोरी नामी एक बैक्टीरिया है जो आम तौर पर ये गैस्ट्राइटिस बनने का सबब है। ठीक है, जिससे गैस्ट्राइटिस होता है। अब डिफरेंसेस बिटवीन गैस्ट्राइटिस एंड इंडाइजेशन। गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स और इंडाइजेशन के सिम्टम्स की नकल है। इंडाइजेशन है दर्द और डिस्कम्फर्ट, यानी खाने को हज़म करने में मुश्किल, पेट में दर्द या तकलीफ़, या अपने जो लोअर लिप्स होते हैं उसके बीच में जलने का एहसास होता है। इंडाइजेशन का मेडिकल टर्म डिस्पेप्सिया है। ठीक है, अब यानी इंडाइजेशन और ये गैस्ट्राइटिस का डिफरेंस हो गया। इसके बाद हाउ कॉमन इज़ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस दो किस्म के हैं। एक एक्यूट, एक्यूट मतलब सडन गैस्ट्राइटिस, ये 1000 में से सिर्फ 8 लोगों को होता है। ठीक है, अब क्रोनिक, सेकंड वाला क्रोनिक, ये लॉन्ग टर्म गैस्ट्राइटिस बहुत बहुत कम होता है। ये 10,000 लोगों में सिर्फ 2 लोग को होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हु माइट गेट गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का रिस्क उम्र के साथ बढ़ता है। बुज़ुर्ग में यानी ओल्ड पीपल्स में, यानी स्टमक की जो लाइनिंग होती है पतली हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, स्लो मेटाबॉलिज्म रहता है और आहिस्ता जो म्यूकोसा ख़राब हो जाता है, म्यूकोसल रिपेयरिंग में टाइम लगता है। एडल्ट्स जो ज़्यादातर एनएसएड्स दवाई खाते हैं उनको भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। दुनिया का 2/3 हिस्सा यानी जो इन्फेक्शन होता है वो H. पाइलोरी, हीलियोबैक्टर पाइलोरी से होता है। हीलियोबैक्टर पाइलोरी ज़्यादातर सोशली लो ग्रुप वालों में पाया जाता है। ठीक है, यानी जो इकोनॉमिकली सोशली बैक लो लेवल होते हैं उनके पास पाया जाता है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस एक एक्यूट और क्रोनिक हो गए, और इरोसिव और नॉन इरोसिव। इरोसिव में होता क्या है? इरोसिव में ये जो स्टमक की लाइनिंग है उसमें सूजन होती है और वो जो स्टमक लाइनिंग है वो निकल जाता है, यानी इरोड हो जाता है। ठीक है, ये होता है शराब पीने से, सिगरेट पीने से, पेन किलर्स एनएसएड्स खाने से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने से, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बीमारी से। नॉन इरोजन, इसमें सिर्फ सूजन होती है बग़ैर किसी इरोजन के या नुकसान के स्टमक लाइनिंग को। ठीक है, ये होगा डिफरेंसेस। व्हाट कॉजेज़ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस इस वक्त होता है जब पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचता है या वो कमज़ोर हो जाते हैं, म्यूकस लाइनिंग, और कई चीज़ें प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। अल्कोहल एब्यूज़, इसका हमेशा का इस्तेमाल स्टमक लाइनिंग को इरिटेट यानी नाबर्दाश्ता और जलन और ख़राब कर देता है। ऑटो इम्यून, कुछ लोगों में
बॉडी इम्यून सेल्स अच्छी सेहतमंद सेल्स को अटैक करते हैं जो स्टमक लाइनिंग में होते हैं। तीसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एच पाइलोरी बैक्टीरिया वो मेन कॉज है दायमी यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का और पेप्टिक अल्सर का। ये बैक्टीरिया स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को ब्रेक करते हैं और उसमें सूजन होती है। बाइल रिफ्लेक्स। लिवर एक जूस सीक्रेट करता है जिसे बाइल जूस कहा जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए बनता है। रिफ्लेक्स का मतलब वापस आना, तो बजाय ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के स्टमक में आता है। अब मेडिकेशंस। हमेशा इस्तेमाल होने वाले पेन किलर्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टमक की लाइन को इरेट करते हैं यानी नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसका और एक रीज़न है फिज़िकल स्ट्रेस। अचानक शदीद बीमारी या फिर कोई चोट से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ट्रॉमा यानी कुछ ट्रॉमा के बाद बग़ैर किसी स्टमक इंजरी के भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। शदीद जल जाना या ब्रेन इंजरीज से भी गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, यानी कुछ बर्न्स है या फिर ब्रेन इंजरी से कुछ ब्रेन में नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई तो भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, ये थोड़े है कॉजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस के। इसके अलावा जो है सो हेलियोबैक्टर जो है वो है। और अब नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस के। बहुत सारे लोगों में गैस्ट्राइटिस का सिम्टम नहीं पाया जाता और जिस किसी के पास ये सिम्टम्स पाए जाते हैं वो इसे इनडाइजेशन समझते हैं। ओके, गैस्ट्राइटिस के साइंस में बोलता हूँ। फर्स्ट, ब्लैक कलर ऑफ स्टूल। ठीक है, जो स्टूल होता है ब्लैक कलर का होता है। ब्लोटिंग यानी गैसेस, मतली, उल्टी, खाने के दौरान या खाने के बाद ज़्यादा खाए जैसा महसूस होता है। पेट में अल्सर होता है। वज़न का कम होना। पेट यानी जो बेली है ना, एब्डोमेन, वो दर्द या तकलीफ़ होता है। खून की उल्टी होती है। ठीक है, अब इसके अलावा और थोड़े सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब ये सवाल है कि इस गैस्ट्राइटिस कंटेजियस, क्या गैस्ट्राइटिस फैलता है? गैस्ट्राइटिस नहीं फैलता, मगर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया से जो गैस्ट्राइटिस होता है वो फैल सकता है। स्टूल से निकलकर वो कहीं भी खाने में उड़ के चले जा सकता है, उसके बाद वो फैलता है। इसीलिए अपन अच्छी तरह साफ़ हाथ धो ले और अच्छा सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कर ले तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाती है ये बीमारी को फैलने से बचाने के लिए। कई सारे लोग जो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अगर उनमें एच पाइलोरी है तो वो अच्छा इस्तेमाल करें। ठीक है, अब गैस्ट्राइटिस को डायग्नोस कैसे करते हैं? ठीक है, हाउ टू उसका जो है सो फर्स्ट आता है ब्रीड टेस्ट। ब्रीड टेस्ट में एच पाइलोरी ब्रीड टेस्ट में एक कैप्सूल खिलाते हैं या फिर लिक्विड जिसे यूरिया कहते हैं। वो यूरिया होता है जो हार्मलेस रेडियो एक्टिव मटेरियल है। उसके बाद एक बैलून देते हैं, उसमें हमको सांस छोड़नी पड़ती है। अब होता क्या है, जिसके पास एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अगर आपके पास एच पाइलोरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अपन निकालते हैं वो टेस्ट में ज़्यादा बताएगा। सेकेंड है ब्लड टेस्ट। खून के टेस्ट में अगर एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जो टेस्ट होता है, अगर उसमें आपको ये पाए गए तो समझना कि आपको एच पाइलोरी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा टेस्ट। और इसके बाद का टेस्ट है स्टूल टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट से भी पता चलता है कि एच पाइलोरी स्टूल में टेस्ट करने में पता चलता है कि स्टूल में एच पाइलोरी है या नहीं है। उसके बाद का टेस्ट है अपर एंडोस्कोपी टेस्ट है। ठीक है, इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक पतले ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैमरा लगा रहता है, जिसे एंडोस्कोप कहते हैं। ये पाइप मुंह में डालते हैं जो स्टमक में जाता है ईसोफेगस के ज़रिए, जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है। इससे स्टमक लाइनिंग के एग्जामिन के लिए इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू सैंपल्स भी निकालते हैं अगर इन्फेक्शन मालूम करना टेस्ट करना है तो उसके लिए। जो लाइनिंग होती है स्टमक लाइनिंग, उससे
मालूम करने के लिए उसमें सैंपल निकालते हैं। अब टेस्ट है और एक है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एग्ज़ाम। इसमें बेरियम चौक खिलाते हैं। ये स्टमक के लाइनिंग को कोट करता है, जिससे जब अपन एक्सरे लेते हैं डॉक्टर्स, उसमें डिटेल्स निकालने में मदद मिलती है ये टेस्ट के ज़रिए। ठीक है, ये हो गया आपको डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्राइटिस। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अब हाउ टू ट्रीट द गैस्ट्राइटिस। एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। एक से ज़्यादा भी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ सकती है कुछ वीक्स के लिए। सेकेंड है एंटासिड्स। कैल्शियम कार्बोनेट जो स्टमक एसिड को एक्सपोजर को कम कर देता है और इससे इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। कुछ एंटासिड्स हार्ट बर्न के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हिस्टामिन H2 ब्लॉकर्स। सिमिटिडिन, रैनिटिडिन जैसे मेडिकेशन स्टमक एसिड के जो प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज़ करते हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट PPT यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI। ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल जो स्टमक एसिड के अमाउंट को कम करते हैं। ये स्टमक अल्सर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में भी। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्राइटिस क्या क्या हो सकता है। एनीमिया होता है, पेर्निशिया एनीमिया होता है, यानी जो H पाइलोरी है से गैस्ट्राइटिस या स्टमक अल्सर, स्टमक के ज़ख़म जैसे ब्लीडिंग होती है। नतीजे में लो RBC काउंट होता है जिससे एनीमिक हो जाता है पेशेंट। सेकेंड है पेर्निशियस एनीमिया यानी ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। जो अपन विटामिन B12 ऑब्जॉर्व करते हैं वो उसमें फ़र्क करते हैं। जब आपका सेहतमंद RBC बनाने वाला विटामिन B12 कमी होती है तो आपको ये जो पेर्निशियस एनीमिया है वो होता है। ठीक है, वो हमेशा यानी हमेशा रहने वाला एनीमिया रहता है, बहुत मुश्किल होती है वो ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तौर का एनीमिया होता है। उसके बाद का है पेरिटोनाइटिस एनीमिया, यानी जो ये एनीमिया में गैस्ट्राइटिस में जो स्टमक अल्सर ज़्यादा ख़राब होता है। अल्सर जो स्टमक के वॉल को तोड़ता है, उससे स्टमक में जो कंटेंट होता है वो एब्डोमेन में जा गिरता है, जिससे वो बैक्टीरिया फैलते हैं। इससे बहुत ही ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है जिससे बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ये सूजन को और बढ़ाता है जिससे सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस से मौत भी हो सकती है। अब स्टमक कैंसर, ये कॉम्प्लिकेशंस है गैस्ट्राइटिस के। गैस्ट्राइटिस जो H पाइलोरी और ऑटो इम्यून से होता है, उससे स्टमक लाइनिंग्स में ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ से स्टमक कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये हो गए 4 किस्म के कॉम्प्लिकेशंस जो अगर वक्त पे नहीं ट्रीट करें तो इट लीड्स टू वेरी मच डिज़ास्टर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे प्रिवेंशन। हाउ कैन आई प्रिवेंट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, H पाइलोरी से जो गैस्ट्राइटिस है उसके सबसे बड़ी वजह है मगर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो इन्फेक्टेड है। ये बैक्टीरिया आसानी से फैल जाता है। आपको इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीक़ा है आप अपना अच्छा तरह हाइजीन प्रैक्टिस करें, जैसे हैंड वॉश कर सकते हैं। इससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। आप बदहज़मी जैसे इंडाइजेशन और दिल के जलन, हार्ट बर्न के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन, आप फैटी फूड्स, तला हुआ खाना, मसालेदार खाना और एसिडिक फूड खाने से परहेज़ करें। कैफ़ीन कम इस्तेमाल करें, जैसे चाय कॉफ़ी कम इस्तेमाल करें। दिन भर में थोड़े मकदार में ज़्यादा टाइम खाएं, जैसा कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड थ्रू आउट द डे बोलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें अपना। एनएसएड्स नहीं खाए तो बहुत कम खाए, यानी पेन किलर्स ज़्यादा नहीं खाए,
उससे गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बनते हैं। और अल्कोहल का इस्तेमाल करें और खाने के बाद 2 से 3 घंटे ना लेटें, थोड़ा उसको डाइजेस्ट होने दें, उसके बाद लेटें, ठीक है। गैस्ट्राइटिस